अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या फ़र्क है आम फ्लू में, जिसको हम इन्फ्लुएंज़ा कहते हैं, और कोरोना वायरस। इन दोनों में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्यों है और आप लोगों का जानना इसलिए ज़रूरी है कि अब हर गुजरते दिन के साथ जबकि कोरोना वायरस की वबा बहुत कम होती जा रही है और नए केसेस और डेथ्स बहुत कम होते जा रहे हैं, तो बहुत सारे वो मरीज़ हैं जिनकी अलामात ये जाहिर करती हैं कि उनको आम इन्फ्लुएंज़ा, आम फ्लू या मौसमी जो बुखार जिसको हम आम जुबान में कहते हैं वो है। तो इसलिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि दोनों में क्या फ़र्क है। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें, एक तो ये कि पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ है कल, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, और उसका ताल्लुक उसी हरकतों से है जिस पे मैं अक्सर पॉइंट आउट करता था कि जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो अनचेक्ड जा रही हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हुआ ऐसे है कि 23 जून को हमारे जो क्रिकेटर्स जो इंग्लैंड के टूर पे जा रहे हैं, जब उनका कोरोना का टेस्ट किया गया तो उनमें से 10 लोग जो पॉजिटिव आए थे और उनको आइसोलेट किया गया था, उनको करंतना में रखा गया था। तो उनके जो पीसीआर के टेस्ट हैं ये 27 को, यानी 3 से 4 दिन के बाद जब रिपीट हुए, तो उनमें से 7 के जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आए। ये इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान ही की क्रिकेट टीम के एक सीनियर मेंबर जो हफीज़ हैं, जब उनका पॉजिटिव आया और उनको इंग्लैंड के टूर से रोका गया, तो उन्होंने एक और लेबॉर्ट्री से जाके अपना ये टेस्ट करवाया, तो पता चला कि ये नेगेटिव है और जिस लैब ने वो पॉजिटिव दिया था उसकी किट खराब थी। इसी वजह से 27 को जो टेस्ट किए गए हैं तो उनमें से 7 नेगेटिव आए हैं। इसका मतलब है कि वो जो पॉजिटिव सब आ रहे थे उसमें से कम अज़ कम 7 जो हैं उनके टेस्ट गलत हुए थे। पूरी दुनिया में ये चीज़ रिपोर्ट हुई है, और अभी मैं TRT जो कि टर्की का एक चैनल है वहाँ पे भी देख रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा इसको हैरानी से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस हद तक सूरत हाल ठीक नहीं है लेबॉर्ट्रीज़ और बाकी चीज़ों को लेके। और आपको मालूम है, मैंने पहले भी हवाला दिया था कि मई के आगाज़ में तकरीबन 3 मई को एक वाक़या हुआ है तंजानिया में कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम जॉन मुगोफले है, वो बुनियादी तौर पे एक PhD डॉक्टर हैं और वो केमिस्ट्री के हैं, जिनके अंडर ये लैब्स के सारे काम आते हैं जिस पूरे यानी सब्जेक्ट के अंडर। उन्होंने जब अपने मुल्क में नोट किया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों का PCR पॉजिटिव आ रहा है, तो उन्होंने ये किया कि वहाँ की जो अपनी गवर्नमेंट की लैब थी, जो मेन लैब थी, जो सबसे बड़ी लैब थी, तो उनके पास 4 सैंपल भेजे। एक फल का भेजा, एक बकरी का भेजा, एक जो शीप और गोट यानी कि बकरी और जो भेड़ होती है उसका भेजा, और एक इंसान का भेजा। लेकिन उन सब सैंपल्स पे उसने नाम और उम्रें इंसानों की लिखी। तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे 3 वो केस भी पॉजिटिव उन्होंने दिए लेबॉर्ट्री ने, जो कि बुनियादी तौर पे फल का था और शीप का था और गोट का था। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने ये पूरा इसको इन्वेस्टिगेट किया कि जो किट्स आ रही थी वो इतनी फॉल्टी थी कि वो अक्सर लोगों को पॉजिटिव शो कर रही थी। क्योंकि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इस वबा के वजह से और इसके चक्रों में लोगों को बहुत ज़्यादा लूट मार कर रहे हैं उनके साथ। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में एक जो हॉस्पिटल है उनके एडमिनिस्ट्रेटर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। वो बहुत ज़्यादा बूढ़े भी नहीं थे। मैंने उन डॉक्टर जो थे, डॉक्टर साहब, उनके साथ कम से कम 9 साल के लिए काम किया था। 9 ईयर्स के लिए मैं उनका कुलीग रहा था। और वहाँ पे उस हॉस्पिटल में सबको पता था कि उनको एक ऐसी बीमारी है जिसमें उनका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और वो उस बीमारी के लिए स्टीरॉइड्स पे थे बहुत लंबे अरसे तक, ताकि वो उनकी इम्यूनिटी को स्टीरॉइड दबाते हैं और वो बीमारी के असर को कम करते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि खुदा न खास्ता आपको कोई और बीमारी जल्द हमलावर हो जाती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। तो मुझे याद है कि जब भी वो एज एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे, मैं जो ICU डिपार्टमेंट में था, वो वहाँ पे आते थे राउंड के लिए, और मुझे अगर मालूम होता था कि अंदर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हम इन्फेक्शियस पेशेंट कहते हैं, कि जिसकी बीमारी किसी और को लग सकती है, तो मैं कोशिश करता था कि उनको एंट्री से पहले दरवाजे के बाहर ही पेशेंट्स के बारे में अपडेट कर दूं, और उनको मैं बता देता था कि अंदर सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आप अंदर आएँ। लेकिन कोरोना की वबा को लेके उस हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उन्होंने
इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, बल्कि उनको मजबूर किया गया कि वो आखिरी वक्त तक कोरोना के पेशेंट्स पे राउंड करते रहे, और हुआ वही जिसका खदशा था कि उनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं था। हालांकि उनकी मिडिल एज थी, अभी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई इस वायरस की वजह से, और आखिरकार वो खालिक हकीकी से जा मिले। तो ये जो उस हॉस्पिटल के जो ओनर हैं, उनकी जो लालच है, उसने एक इंसान की जान ले ली। ये जो लेबॉरेटरीज हैं और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया है, जो इस पूरी सिनेरियो में पैसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनके लिए कुरान पाक में है कि अल्हाकुमुत तकासिर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें मालो दौलत की हवस ने इतना गाफिल कर दिया कि तुम कब्रों तक जा पहुँचे। तो इनके लिए रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं, और ये जो नया वाक़या हुआ है क्रिकेटर्स वाला, ये एक आई ओपनर है। इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि मैंने अपना जो वो इंग्लिश वाला चैनल है उसको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि अब मैं वहाँ पे दो चीज़ें डालता हूँ। एक तो ये कि मैं कोरोना के अलावा भी बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ हैं उन पे वीडियोस बनाना चाहता हूं, तो एक तो मैं उर्दू में बना के उस पर अपलोड करूंगा, और दूसरा आपके बहुत सारे सवालात होते हैं तो उनके जो जवाबात भी मैं कोशिश करूंगा कि उस पर ज़्यादा मुझे एडिटिंग ना करनी पड़े, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ उस पर डालूँ। जैसे एक दोस्त ने पूछा था कि ये कोरोना की वबा दुनिया से कब जाएगी, तो मैंने उस पर एक शॉर्ट क्लिप बनाया था, एक वीडियो बनाई थी, जिसको मैंने उस चैनल पर अपलोड किया है, जो कि अब उर्दू का चैनल है, और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो आप अगर चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसमें अब कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट्स में सवाल पूछें, ताकि मैं उस पे वीडियोस बना के उस चैनल पे अपलोड करूं। आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, वो कि क्या फ़र्क है आम इन्फ्लुएंज़ा में और जो कोरोना वायरस है। देखें दोस्तों, जो आम मौसमी इन्फ्लुएंज़ा है या आम इन्फ्लुएंज़ा ए और बी, क्योंकि इन दो की वजह से बहुत ज़्यादा हर साल यानी कि इन्फेक्शन आती है, तो उसकी जो अलामात होती हैं, उन अलामात में आम तौर पे इंसान का जो नाक और गला है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि छींकें बहुत आती हैं, नाक बहता है, आंखें जो हैं वो सुर्ख होती हैं और उनमें पानी आता है, और हमारी आंखों के पीछे और जो फ्रंटल ये पार्ट है और ये मैक्सिलरी पार्ट इसे कहते हैं, इनके पीछे दर्द होता है। बुखार भी होता है, बुखार आमतौर पे 100 फ़ारेनहाइट से लेकर 104 तक जा सकता है। और इसमें जो गले की ख़राबी भी होती है, और वो गले की ख़राबी आम तौर पे 3 से 5 दिन तक रहती है, लेकिन वो लोग जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है उनमें ये ज़्यादा दिन भी रह सकती है। तो ये जो मौसमी बुखार के मुकाबले में अगर हम कोरोना की अलामात देखें, तो कोरोना की अलामात में बुखार, जिस्म में दर्द और खुश्क खांसी, सूंघने की जो सलाहियत है वो कोरोना में ज़्यादा जाती है। आमतौर पे जो मौसमी बुखार है या इन्फ्लुएंज़ा फ्लू है या कॉमन फ्लू है, जो मौसमी बुखार है, उसमें सूंघने की और चखने की सलाहियत ज़्यादा मुतासिर नहीं होती। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनमें आम मौसमी जो बुखार होता है उसमें डायरिया हो जाता है। और ये जो आम मौसमी बुखार है, देखें ये भी बहुत ज़्यादा दुनिया में लोगों को तंग करता है, प्रॉब्लम्स करता है। जैसे अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क जहाँ पे इसकी वैक्सीन भी है, वहाँ पे भी 2018 और 2019 में तकरीबन 50,000 लोगों की हलाकत हुई आम मौसमी बुखार या इन्फ्लुएंजा से। बुनियादी तौर पे ये जो वायरस है ये भी बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये एक शख्स से दूसरे शख्स में जाता है खांसी के ज़रिए और छींकों के ज़रिए। लेकिन इसमें होता ये है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, हम इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, कि जब वायरस हमारे जिस्म में जाता है और उसके बाद जब अलामात आती हैं। जैसे कोरोना वायरस में जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 दिन से लेके 14 दिन तक, या 2 दिन से लेके 14 डेज़ या 2 हफ्ते तक है कि वायरस आपके अंदर जाएगा। 50% लोगों में कम से कम 5 से 6 दिन में अलामात आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें बुखार, जिस्म में दर्द, खुश्क खांसी, थकावट, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सूंघने और चखने की सलाहियत और ख़ास तौर पे सूंघने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। लेकिन जो आम इन्फ्लुएंज़ा है, जो आम वायरस है, उसमें आम तौर पे 18 से 72 घंटे यानी 1 से 3 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और उसके बाद अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, जो कि हल्के से बुखार और थकावट से लेके ज़्यादा बुखार और छींकों और नाक का बहना और इस सब पे मुश्तमिल हो सकता है। और आम तौर पे ये है कि जो कोरोना वायरस है, जब कोई एसिम्प्टोमेटिक होता है यानी इंक्यूबेशन पीरियड से जा रहा है, अभी वायरस उसके अंदर है लेकिन अलामात नहीं आई हैं, तो दूसरे दिन से ही वो शख्स दूसरे या तीसरे दिन से दूसरे लोगों को ये
वायरस मुंतकिल कर सकता है। लेकिन जो आम मौसमी बुखार है, इन्फ्लुएंजा है, तो उसमें क्या होता है कि जब मरीज़ के अंदर ये इंक्यूबेशन पीरियड जो 18 से 72 घंटे का है, या तो उसका एंड हो रहा होता है या अभी अलामात शुरू हुई होती हैं, तो आम तौर पे उस वक्त वो मरीज़ किसी दूसरे को ये इन्फ्लुएंजा वायरस दे सकता है। और वो तमाम लोग जिनमें जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो आम तौर पे वो लोग हफ्तों तक दूसरों को वायरस दे सकते हैं, क्योंकि उनमें ये वायरस रहता है। ये जो मैंने अमेरिका की मिसाल दी और उनमें हलाकतों की का बताया, तो उसमें ये होता है कि ये जो हलाकतें आम तौर पे ज़्यादा किस में होती हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में और बूढ़ों में, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी या मुदाफ़ती निज़ाम काफ़ी कमज़ोर होता है और शुगर के मरीज़ भी इसमें शामिल हैं। देखें, कोरोना आने से पहले हम आईसीयूज़ में एक चीज़ बहुत देखते थे कि हर साल जब ये वायरस आता है मौसमी, तो ये बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा तंग करता है, शुगर के मरीज़ों को तंग करता है, क्योंकि उनमें ये फिर नमूनिया में तब्दील हो जाता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ए और बी कैटेगरी बहुत मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा ये बीमारी करती है, तो ये फिर नमूनिया में चला जाता है। और जो आम मौसमी बुखार है, अगर हम कोरोना की बात करें उसमें, और जो आम मौसमी बुखार में जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है वो प्रिवेंशन की है, वो बचाव की है, कि उसमें भी ये होता है कि अगर आप वायरस को एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल ना होने दें, तो इसके बहुत ज़्यादा अमकानात हैं कि वो ये वायरस नहीं फैलता। लेकिन अगर आप नोट करें कि आम दिनों में भी जब घर में किसी एक बच्चे को कोई खांसी या ज़ुकाम होगा, तो फिर वो दूसरे सबको भी होता जाता है, लेकिन हर बच्चा 3 से 5 दिन में रिकवर हो जाता है। लेकिन कोरोना में क्या होता है कि जो जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, जो यंग हैं, वो तो रिकवर होते हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, वो आमतौर पे इससे ज़्यादा तंग होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनको के इन्फ्लुएंजा या आम बुखार हुआ हो। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क जो दोनों में है वो ये है कि जो आम मौसमी बुखार इन्फ्लुएंजा जो है, उसको आप तशखीस कैसे करते हैं? उसकी तशखीस करते हैं कि आप या नाक या गले का जो स्वाब लेते हैं, वहाँ से एंटीजन टेस्ट करते हैं आप, और कल्चर भी कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे डॉक्टर क्लिनिकली, यानी मरीज़ की अलामात से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसको ये मौसमी बुखार है। लेकिन जो कोरोना है उसके लिए आप पीसीआर करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है कि इन दोनों में कि आपकी तशखीस का। और जहाँ तक है इलाज का, इलाज आम जो वायरस का है वो बिल्कुल बेड रेस्ट है। आप पानी ज़्यादा पीते हैं, आप सिम्प्टोमेटिकली अपना इलाज करते हैं, अलामती इलाज करते हैं, कि जैसे अगर आपको बुखार है, जिस्म में दर्द है, तो आप पैनाडोल लेते हैं, और अगर आपको ज़ुकाम और खांसी है तो आप एंटीहिस्टामीन या वो दवाइयाँ जैसे जिसको आम लोग एलर्जी की कहते हैं, लेकिन हमारी डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है कि वो हिस्टामीन को रोकती हैं, तो वो जैसे एलर्जी की सेट्रिजीन या लोरेटिडीन या फेक्सोफेनाडीन और या कैस्टीन जिसमें इबेस्टिन है, तो ये सारी क्या है, ये एंटीहिस्टामीन है, ताकि वो जो फ्लू हुआ है, रनी नोज है, या आंखों में जो रेडनेस है उसको, या पानी आ रहा है उसको कम से कम किया जाए। और इसके अलावा जो बुजुर्ग या वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उनको आम फ्लू की वजह से नमूनिया हो जाता है, तो उसके लिए हम एंटीवायरल ड्रग यूज़ करते हैं, जो जिसका ब्रांड नेम है टेमी फ्लू, और वैसे उसको हम ओसेल्टेमिविर उसके अंदर होता है। ये 75 यानी 75 मिलीग्राम की एक गोली होती है, जिसको हम सुबह शाम देते हैं 5 से 10 दिन के लिए। तो ये बहुत इफेक्टिव है उन मरीजों के लिए। लेकिन जो कोरोना वायरस की अभी भी एंटीवायरल है वो बहुत ज़्यादा अभी एक तो अवेलेबल नहीं है, जैसे रेमडेसिविर है, अगर ये आ गई तो हो सकता है कि फिर ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो। और एक और है जिसमें फेवी जो पाइपिरावीर है वो, लेकिन इंडिया में लॉन्च हुई, अभी पाकिस्तान में नहीं। और इसके अलावा वैक्सीन, जो कोरोना की वैक्सीन है वो हम वेट कर रहे हैं, वो बन चुकी है, उसकी डोजेस तैयार हैं, लेकिन वो क्योंकि थर्ड फेज़ का जो एंड हो रहा है वो अगस्त में जाके एंड होगा, तो सितंबर में ये वैक्सीन पूरी दुनिया में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे ये वैक्सीन लगेगी तो लोग इससे इम्यून होते जाएंगे, लोगों को फिर ये वबा फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है उसके बारे में एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि हर साल, क्योंकि इसका जोर पड़ता है सर्दियों में, इसका जोर पड़ता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो हर साल सितंबर, अक्टूबर में वैक्सीन लॉन्च होती है जो इन्फ्लुएंजा के लिए है। और आमतौर पे इसमें क्या होता है कि जो आने वाले 2 या 3 वायरसेस होते हैं उनको, उनके कुछ हिस्सों को लेके, जिसको हम एंटीजन कहेंगे, उनको 2 किस्म की वैक्सीन बनाई जाती है। एक को हम कहते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव का मतलब है वायरस जिंदा होगा, एटीन्यूएटेड है उसको बहुत कमज़ोर कर दिया जाएगा और फिर उसकी वैक्सीन बना के लोगों को लगा दी जाएगी, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ियती निज़ाम उसके खिलाफ पहले ही एंटीबॉडी बना के बैठा हो, और जैसे ही बड़ा वायरस आएगा जो एटीन्यूएटेड नहीं
नहीं है तो उसको वो फौरी मारेगा। ये एक पूरी थ्योरी है, बड़ा ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट है। दूसरी शक्ल जो वैक्सीन की है वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, कि आप वायरस को मारते हैं, उसको किल करते हैं और फिर उसकी वैक्सीन बना के जिस्म में डाल देते हैं ताकि उसको देख के हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बना लेता है। तो हर साल सितंबर अक्टूबर में ये लॉन्च होती है, हर साल ये नहीं होती है क्योंकि स्ट्रेन चेंज होता है, तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया में ये लॉन्च हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कहीं पे ये ना लगे तो फिर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बीमार होते हैं। जैसे एक दफ़ा फ्रांस में हुआ था कि वैक्सीन की जो लॉन्चिंग है वो कोई 2 से 3 हफ्ते लेट हुई, बहुत ज़्यादा मरीज़ों का वहाँ पे दबाव पड़ गया, हॉस्पिटल्स, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। तो वहाँ का जो फ्रांस का जो हेल्थ मिनिस्टर था उसको रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि वो फेल हो गया था टाइमली वैक्सीन को लॉन्च करने में। तो ये वैक्सीन 6 महीने के बच्चे से लेके ऊपर जितने भी लोग होते हैं उनको ये लगाई जाती है और लगाने के तकरीबन 12 से 14 दिन के बाद इसका असर आ जाता है और ये फिर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देती है। और लेकिन जो 6 महीने से 8 साल तक के बच्चे होते हैं उनको ये 2 डोजेस दी जाती हैं और 1 महीना का दरमियान में फ़र्क रखा जाता है कि 1 इंजेक्शन लगेगा और महीने बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा। तो ये हर साल नई वैक्सीन आती है। तो आप ये देखें कि इन्फ्लुएंजा जो कि बहुत तबाहकुन हो सकता है, एक वैक्सीन की वजह से वो तबाहकारी नहीं कर सकता जो कि अभी आजकल कोरोना कर रहा है। तो ये है बुनियादी फ़र्क जो कोरोना में और आम फ्लू वायरस में है, आम इन्फ्लुएंजा में है। तो आजकल जो अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं और अगर मेरी लोगों से बात हो पाती है तो मैंने ये नोट किया कि अब लोगों को ज़्यादातर वो अलामात आ रही हैं जिनको कोरोना से ताल्लुक़ नहीं है बल्कि वो आम इन्फ्लुएंजा से है। तो वो सिर्फ रेस्ट करें, पानी पिएं, 3 से 5 दिन में ये वैसे ही चली जाती है और इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोरोना का भी हो तो जाहिर है उस पर तो हमने बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं कि आपने कितने दिनों के लिए आइसोलेट रहना है, क्या दवाई लेनी है। अज़िथ्रोमाइसिन का रोल कोरोना में है, अज़िथ्रोमाइसिन का रोल इन्फ्लुएंजा में नहीं है। मुझे उम्मीद है किसी हद तक आपको इस चीज़ पे पता कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।